सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोलकाता में जिस 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई, उसे अदालत से इंसाफ मिलने में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन और कितने घंटे लग सकते हैं। आज कोलकाता में इस घटना के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्य के महिला आयोग का घेराव किया। तस्वीरें आपके सामने है। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को एक नई चिट्ठी लिखकर बलात्कार के मामलों में ऐसे सख्त कानून बनाने की मांग की है जिसमें अदालतों में दोषियों के खिलाफ चलने वाले ट्रायल को सिर्फ 15 दिन में पूरा किया जा सके और उन्हें सख्त से सख्त और फांसी की सजा दी जा सके। तो ये तो सभी चाहते हैं कि कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसके आरोपी को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी तो फांसी की सजा की मांग कर रही हैं और यह भी कह रही हैं कि यह पूरा मामला जो है 15 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। सीबीआई जल्दी से जल्दी तहकीकात करे, या अदालतों में जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाओ और 15 दिन के अंदर फैसला सुना दो। होना भी यही चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पूरा देश कोलकाता की इस महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, तब इस जल्द से जल्द इंसाफ को मिलने में भी कितने वर्ष और लग सकते हैं। इसमें कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। इस समय भारत की अलग अलग अदालतों में कुल मिलाकर 5,05,98,824 मामले लंबित हैं और कोलकाता की इस महिला डॉक्टर का मामला हमारे देश की अदालतों के लिए 5,05,98,825वां मामला हो सकता है। और सोचिए, जब करोड़ों मामले पहले से ही इंसाफ के लिए अदालतों में इतना लंबा इंतजार कर रहे हैं, तो इस मामले में कोर्ट का फैसला आने में कितने वर्ष और लग जाएंगे। एक उदाहरण आपको देता हूं। वर्ष 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तब भी उस मामले में इंसाफ के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। नेताओं की आंखों में आंसू आ गए थे। पूरा देश का खून खौला हुआ था और लोग कह रहे थे कि इन आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इतने दबाव के बाद, जबकि इस पर इतनी राजनीति हुई, इतने विरोध प्रदर्शन हुए, इस सब के बावजूद निर्भया के दोषियों को भी फांसी की सजा मिलने में 7 साल 3 महीने और 4 दिन लग गए थे। यानी जिस मामले में हमारी व्यवस्था पर दोषियों को इतनी जल्दी फांसी देने का पूरा दबाव था, उस मामले में भी सजा मिलने में 7 साल से ज्यादा का समय लग गया। जबकि जिन मामलों में इस तरह का दबाव नहीं होता, क्योंकि हर मामले को उस तरह की मीडिया हाईलाइट नहीं मिलती, हर मामले को इस तरह पूरे देश के लोगों तक वो बात पता नहीं चलती, हर मामला मीडिया में नहीं उछलता, हर मामले पर हमारे नेता विरोध प्रदर्शन नहीं करते। तो जो ऐसे मामले होते हैं जिन पर कोई दबाव ही नहीं होता, जो मीडिया में बड़ी हेडलाइन नहीं बनते, उन मामलों में तो 3-3 दशक लग जाते हैं, यानी 30-30 साल लग जाते हैं इंसाफ पाने में। उदाहरण के लिए आप वर्ष 1992 के अजमेर गैंग रेप मामले को याद कीजिए, जिसमें पिछले हफ्ते ही राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और इस मामले में इंसाफ आने में 32 वर्ष लग गए। और यह समय आपको शायद ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी अदालतों में इंसाफ के लिए वर्षों नहीं, दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में 20 मामले पिछले 30 वर्षों से लंबित हैं। 20 मामले ऐसे हैं जो 30 साल से लंबित हैं, जबकि 370 मामले पिछले 20 वर्षों से लंबित हैं। और यही स्थिति हमारे अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स की है। देश के सभी हाई कोर्ट्स में 62,000 मामले पिछले 30 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 3 लाख मामले पिछले 20 वर्षों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और आप लिखकर यह रख लीजिए कि कोलकाता के इस मामले में भी इंसाफ को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और एक दिन जब आप इस घटना को भूल चुके होंगे, तब शायद अचानक से यह खबर आएगी कि इस मामले में दोषियों को सजा हो गई है। और यही हमारे देश की कड़वी सच्चाई है, जहां पहले तारीख पर तारीख मिलती है और फिर बहुत मुश्किल से कई वर्षों में जाकर इंसाफ मिलता है। और कई बार तो इंसाफ का इंतजार करते करते लोग दूसरे लोक में चले जाते हैं। हमारे अगले विश्लेषण से पहले
मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं और हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें खास तौर पर इन सवालों के बारे में आज जरूर सोचना चाहिए। पहला सवाल ये कि आपके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या आपके लिए जाति बड़ा मुद्दा है, यानी बेरोजगारी और जाति में कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके लिए। दूसरा सवाल ये कि भारत में कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए या स्किल सेंसस यानी कौशल जनगणना होनी चाहिए, और इन दोनों में से हमारे देश के लिए इस समय ज्यादा जरूरी क्या है। और तीसरा सवाल यह कि दलितों के वर्ग में जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो साधन संपन्न है, आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न है, क्या ऐसे लोग आरक्षण के आधार पर नौकरी लेना चाहेंगे या फिर अपनी योग्यता और अपने हुनर के आधार पर नौकरी लेना चाहेंगे। उनकी बात कर रहे हैं जो दलित हैं लेकिन साधन संपन्न है। देश के ज्यादातर विपक्षी नेताओं को लगता है कि भारत के लिए बेरोजगारी से ज्यादा जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ा है और यही ज्यादा जरूरी है, और इसलिए वो भारत के लोगों की जातियों के बारे में पता लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं भारत में सबको ये पता होना चाहिए कि किस जाति के लोग कितने हैं संख्या में, और उसके हिसाब से उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जब इस बार जनगणना होगी तो सबसे पूछा जाए कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, और हर आदमी अपनी जाति के आधार पर जाति को एक बैज लगाकर बाहर समाज में घूमे। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बिल्कुल नया काम किया है। उन्होंने एक नई पहल की है जो आज आप सबको शायद हैरान भी करेगी और आपको इसके बारे में जरूर सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। नायडू ने यह ऐलान किया है कि उनके राज्य को जातिगत जनगणना की नहीं बल्कि कौशल जनगणना की आवश्यकता है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को रोजगार और नौकरियों के मुताबिक योग्य और काबिल बनाने के लिए पहली बार इस प्रकार की कोई जनगणना हो रही है। यह जनगणना जो स्किल के आधार पर होगी, कास्ट सेंसस से इसलिए अलग और क्रांतिकारी है क्योंकि इसमें सरकार लोगों से उनकी जातियां नहीं पूछेगी, बल्कि सरकार लोगों से पूछेगी कि आपके स्किल क्या है, आपके पास स्किल्स कौन से हैं, आपके पास कौन सा कौशल है, आपके पास हुनर कौन सा है, यह पूछा जाएगा आपसे। और इस जनगणना को स्किल गैप सेंसस कहा जाता है। यहां गैप का मतलब उस हुनर या कौशल से है जो अभी लोगों के पास नहीं है, और इसके कारण उन्हें पढ़ने लिखने के बाद भी अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यानी लोगों और नौकरियों के बीच में जो फासला है, उस फासले को लोगों को स्किल सेट देने के कारण कैसे उस फैसले को भरा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में इस जनगणना की शुरुआत मंगलागिरी शहर से हुई और पूरे राज्य में इस जनगणना को कराने में 8 से 9 महीने का समय लगेगा, और सरकार का कहना है कि इस जनगणना को 2 भागों में किया जाएगा। पहले भाग में उन 33 लाख बड़े और लघु उद्योगों, कंपनियों, फैक्ट्रियों और कृषि समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े उपक्रमों का सर्वे किया जाएगा, और इन तमाम कंपनियों से, फैक्ट्रियों से यह पूछा जाएगा कि उन्हें अपने यहां किस तरह के स्किल और हुनर वाले कामगारों की आवश्यकता है, यानी वो किस तरह के लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखना चाहते हैं, और जिन लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं उनके अंदर कौन सा हुनर होना चाहिए, कौन सी प्रतिभा होनी चाहिए जिन्हें वो अपने यहां नौकरी पर रखेंगे। तो आपको सबसे पहले सरकार ये पता करेगी कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, दूसरे उपक्रम हैं, जहां पर भी लोग नौकरियां करते हैं, वहां पहले यह पता किया जाए कि यहां किस प्रकार की नौकरी, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। जब यह पता चल जाएगा, उसके बाद दूसरे भाग में उन लोगों की जनगणना होगी जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष है और जो राज्य की वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाते हैं, यानी जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या आंध्र प्रदेश में 3.5 करोड़ है। अब इन 3.5 करोड़ लोगों से सरकार पूछेगी कि उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है, उनके पास कौन सा हुनर है, कौन सा स्किल है, वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी स्किल को सीखकर खुद को किसी खास नौकरी के लिए योग्य बना सकते हैं।
यानी पहले तो यह पता लगे कि इन लोगों के पास स्किल कौन सा है और फिर यह पता लगाया जाए कि इन्हें और ज्यादा कौन सा स्किल देने की आवश्यकता है, ये चाहते क्या हैं, इनकी मदद कैसे हो सकती है। और जब ये दोनों सर्वे हो जाएंगे तो सरकार को यह पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियों को किस स्किल वाले, किस हुनर वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने आम लोगों में उस तरह के हुनर हैं या नहीं है। और तब इसके बाद सरकार लोगों को नौकरियों के हिसाब से काबिल बनाएगी, नौकरियों के लिए उन्हें तैयार करेगी और उन्हें आधार कार्ड की तरह एक स्किल आईडी दिया जाएगा, जिससे ये युवा डिग्री होने के साथ साथ नौकरियों के लिए योग्य हो जाएंगे और बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल पाएगी। अब हम आपको यह बताते हैं कि क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन को हरा पाएंगे। और अब बीजेपी और जेएमएम दोनों ही सोरेन के भरोसे हैं, एक सोरेन बीजेपी में है और एक जेएमएम में है। आज रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कर लिया और यह आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की पार्टी में चंपई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी। इसी साल 31 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तब हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के सबसे पुराने सहयोगी चंपई सोरेन को अपनी जगह झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद जब हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो 3 जुलाई को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और वापस हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और आज चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। चंपई सोरेन का आरोप है कि हेमंत सोरेन की पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही थी और उनकी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं था और हेमंत सोरेन की सरकार में उनकी जासूसी कराई जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया था। लेकिन वो कहते हैं कि झारखंड के लोग उनके संन्यास लेने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और अब वो उन्हीं हेमंत सोरेन को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, जिस हेमंत सोरेन ने उन्हें एक जमाने में मुख्यमंत्री बनाया था। तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जब बनाया उस दिन तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब हेमंत सोरेन ने उन्हें हटा दिया तब वो नाराज हो गए और उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान है और अब मैं इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। राजनीति में रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं वो आप इसी बात से समझिए कि जब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत अपना हासिल किया, तब उन्होंने कहा था कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, वो हेमंत सोरेन का हिस्सा है, हेमंत सोरेन उनका हिस्सा है। लेकिन वही चंपई सोरेन अब कहते हैं कि उनके साथ हेमंत सोरेन ने नाइंसाफी की है और उनकी जासूसी करवाई गई। हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जिस कंट्री में आज वहां जिस संगठन है उस संगठन में आज जो भी पार्टी के अंदर में जो पीड़ा होता है कि उस रखने का मन तक नहीं है। जो हम बहुत अपमान महसूस किया, हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। जो आदमी झारखंड आंदोलन के संघर्ष किया है, अपना परिवार को छोड़ करके उस परिवार उस आदमी के ऊपर में आज जासूसी। अब आप ये देखिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन के परिवार को हराने में चंपई सोरेन बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं जो 5 अलग अलग क्षेत्रों में बटी हैं और इनमें भी 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें संथाल परगना क्षेत्र में 18 सीटें हैं जहां से शिबू सोरेन और उनके पुत्र हेमंत सोरेन आते हैं, जबकि कोल्हान क्षेत्र में 14 सीटें हैं और चंपई सोरेन इसी क्षेत्र से आते हैं। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यानी जेएमएम ने राज्य की 81 में से 30 सीटें जीती थी, जिनमें से 11 सीटें उसे चंपई सोरेन के इसी कोल्हान क्षेत्र से मिली। अगर उस समय चंपई सोरेन बीजेपी में होते और बीजेपी ने इस क्षेत्र की
14 में से 11 सीटें जीत ली होती तो बीजेपी 36 सीटों के साथ झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी के पास तब 19 सीटें होती और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी सरकार नहीं बना पाती। अब हम आपको अवैध ई रिक्शा माफिया से देश को मुक्ति दिलाने की हमारी मुहिम का अगला हिस्सा दिखाएंगे और हमारी ये मुहिम अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। देश के अलग अलग शहरों से लोग हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरह अवैध ई रिक्शा के माफिया से परेशान है। दिल्ली से हमारे एक दर्शक नवीन मेहता ने हमें बताया कि किस तरह हमारी खबर के बाद उनके इलाके में पुलिस एक्शन में आ गई और ई रिक्शा की अवैध पार्किंग के खिलाफ उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और जो उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है उसमें वो कहते हैं कि वाकई मीडिया में बहुत ताकत है, आज मैंने देख लिया। उत्तम नगर टर्मिनल से सारे ई रिक्शा हटवा दिए, ईसीपी, एसीपी और डीसीपी ट्रैफिक पुलिस सब वहीं पर थे और रियली ग्रेट व्यू टुडे, देयर वाज नो ट्रैफिक, वेरी स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट। और उन्होंने हमें धन्यवाद दिया है कि आपकी रिपोर्टिंग की वजह से ये सारा जो वहां पर ई रिक्शा का जो उन्होंने जगह घेर के रखी हुई थी वो खाली हो गई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से हमारी एक दर्शक ने हमें चिट्ठी लिखी। कल समय की कमी की वजह से मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर नहीं सुना पाया था, लेकिन आज हाथ से लिखी हुई उनकी ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कोई दर्शक जब हाथ से चिट्ठी लिखकर भेजता है तो आप सोचिए कि उसके मन में कितना दर्द रहा होगा और वो किस कदर हम तक पहुंचना चाहता है, देश तक पहुंचना चाहता है और अपनी जो परेशानी है वो देश को बताना चाहता है। तो देखिए, उन्होंने लिखा है, मैं मंगोलपुरी दिल्ली की निवासी हूं और आपकी ई रिक्शा मुहिम को मैंने भी देखा। मेरे घर के पास मेरा पड़ोसी ई रिक्शा पार्किंग लगाता है। हमने थाने में कई बार शिकायत की है और फिर वो बता रही हैं कि कैसे इससे नॉइज पोल्यूशन होता है, बिजली की तार डालकर ये ई रिक्शाओं को चार्ज किया जाता है बिजली की चोरी करके। रात को इन ई रिक्शाओं में शराबी लोग बैठकर शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं और अगर हम उनसे कुछ कहते हैं तो हमें मानसिक तौर पर सताते हैं। पुलिस कहती है ये पार्किंग हमारे अंडर नहीं, एमसीडी कहते हैं हमारे अंडर भी नहीं। हम कहां जाएं इसकी शिकायत करने के लिए? हमें पुलिस डांटती है और बोलती है कि आप यहां से कहीं और चले जाइए, मतलब आप अपना मकान कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, ये ई रिक्शा नहीं हटेंगे, आप कहीं और चले जाइए। पुलिस और एमसीडी इन लोगों से अपना पैसा वसूलती है। ये एक दर्शक, एक महिला दर्शक हमें लिख रही है और अब हमारी इस महिला दर्शक ने अपने घर के पास की कुछ तस्वीरें हमें खींचकर भेजी हैं, जिससे पता चलता है कि ई रिक्शा माफिया की वजह से वो मानसिक तौर पर कितनी परेशान है और ना पुलिस सुन रही है और ना एमसीडी कोई एक्शन ले रहा है। ये तस्वीरें हमारी इस महिला दर्शक ने हमें मंगोलपुरी से खींचकर भेजी हैं कि उनके घर के आसपास मंगोलपुरी में कैसे ये ई रिक्शा अवैध रूप से इनकी पार्किंग होती है और अवैध रूप से ही इनकी चार्जिंग भी यहां पर होती है।